नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके पास है, पर शायद ही कोई इसको ठीक से समझता है। मेरा मतलब है समय, यानी टाइम। आज हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक में गोता लगाने वाले हैं। ये सवाल अक्सर उठता है कि जिस वास्तविकता को हम देखते हैं और जिस समय को हम अपनी घड़ी की टिक टिक से मापते हैं, क्या वो सच में वैसा ही है जैसा वो दिखता है? भौतिक विज्ञान का इस सफर महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन से शुरू होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के क्रांतिकारी विचारों तक जाता है। तो चलिए वास्तविकता और समय की इस अनोखी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस बहुत ही उलझा देने वाले सवाल पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर समय सबके लिए एक जैसा चले ही ना? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें यही लगता है कि 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा हर जगह और हर किसी के लिए बिल्कुल समान गति से बीतता है। लेकिन अब जरा 16 साल के एक जर्मन बच्चे की तरह सोचने की कोशिश कीजिए। साल 1894 में उस बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से भागे तो ये दुनिया उसे कैसी दिखाई देगी। ये सवाल सुनने में तो बहुत ही बचकाना लगता है, लेकिन इसी मासूम से सवाल ने समय की उस अवधारणा को हमेशा के लिए चुनौती दे दी जिसे पूरी दुनिया सदियों से सच मानती आ रही थी। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। तो चलिए सबसे पहले उस क्लासिकल बुनियाद की तरफ चलते हैं जिस पर आइंस्टाइन से पहले की पूरी दुनिया टिकी थी। आइंस्टाइन से पहले लगभग 200 सालों तक साइंस की दुनिया में बस एक ही नाम का राज था, आइजैक न्यूटन। न्यूटन द्वारा बनाए गए नियम इतने सटीक थे कि उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अकाट्य माना जाता था। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था कि उनके नियमों में कोई खामी हो सकती है। न्यूटन ने इस क्लासिकल भौतिकी का निर्माण 3 मुख्य स्तंभों पर किया था। पहला था गुरुत्वाकर्षण, जो बताता है कि द्रव्यमान वाली 2 वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। दूसरा था प्रकाश का कण सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या कॉर्पसल्स के रूप में सीधी रेखा में चलता है। और तीसरा सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का सिद्धांत, जो कहता है कि गति पूरी तरह से देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर 2 गाड़ियां एक ही स्पीड से एक ही दिशा में जा रही हैं तो वे एक दूसरे को रुकी हुई ही लगेंगी। इन तीनों सिद्धांतों ने ब्रह्मांड को समझने का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार कर दिया था। लेकिन साइंस तो एक ऐसा पजल है जो लगातार बदलता रहता है ना? तो इस परफेक्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। जैसे जैसे वक्त बीता, न्यूटन के इस एकदम परफेक्ट लगने वाले सिस्टम में कुछ बग्स नजर आने लगे। समस्या की शुरुआत हुई प्रकाश की असल प्रकृति को लेकर। वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर बंट गया कि क्या प्रकाश सच में एक कण है या कुछ और। साल 1678 में क्रिश्चियन हाइगिन्स ने कहा कि प्रकाश कोई कण नहीं बल्कि एक तरंग यानी वेव है। फिर 1801 में थॉमस यंग के प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इस बात को साबित भी कर दिया। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब 1887 में माइकलसन मोर्ले का प्रयोग हुआ। वैज्ञानिक ये मानते थे कि अगर प्रकाश एक तरंग है तो उसे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए ईथर नाम के एक अदृश्य माध्यम की जरूरत होनी चाहिए। माइकलसन मोर्ले के इस एक्सपेरिमेंट को विज्ञान के इतिहास का सबसे महान विफल प्रयोग कहा जाता है। वो लोग ईथर को खोजना चाहते थे, लेकिन वे पूरी तरह से फेल हो गए। इस विफलता ने एक नई और हैरान करने वाली सच्चाई को जन्म दिया कि अंतरिक्ष में ईथर जैसा कोई माध्यम है ही नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह साबित हुई कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल स्थिर है। कोई व्यक्ति चाहे प्रकाश की दिशा में भागे या उसके विपरीत, प्रकाश की गति कभी नहीं बदलती। यह न्यूटन के नियमों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। अब जरा यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। एक तरफ न्यूटन कहते हैं कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, मतलब गति हमेशा देखने वाले पर निर्भर करती है। और दूसरी तरफ सारे एक्सपेरिमेंट ये साबित कर रहे हैं कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर रहती है, चाहे देखने वाला कहीं भी हो या कितनी भी तेज दौड़ रहा हो। ये 20वीं सदी की शुरुआत का सबसे बड़ा विरोधाभास था। अगर दोनों बातें सच हैं तो फिर आखिर टूट क्या रहा है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने उस समय के सभी महान वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए थे। और इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए जन्म हुआ सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का। इसी भारी विरोधाभास के बीच साल 1905 में आइंस्टाइन ने एक ऐसा दिमागी प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आइंस्टाइन ने एक चलती हुई ट्रेन की कल्पना की और प्रकाश की गति वाले इस झगड़े को हमेशा के लिए सुलझा दिया। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक ट्रेन बहुत तेज गति से जा रही है
और उसके दोनों सिरों पर बिजली कड़कती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति दोनों लाइटों को एक ही सटीक समय पर चमकते हुए देखता है। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे सामने वाली लाइट पहले दिखाई देगी, क्योंकि उस लाइट बीम तक पहुंचने में उसे कम दूरी तय करनी पड़ रही है। प्रकाश की गति तो दोनों के लिए समान है, लेकिन घटनाओं का समय उनके देखने के नजरिए यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण अलग-अलग हो गया। यही है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का असली जादू। मुख्य बात यह है कि इस ब्रह्मांड में समय कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। समय खुद एक रबर बैंड की तरह खिंचता और सिकुड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए समय उस व्यक्ति की तुलना में बहुत धीमा हो जाएगा जो पृथ्वी पर बैठा है। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है। ब्रह्मांड प्रकाश की गति को हर हाल में स्थिर रखने के लिए समय को ही धीमा कर देता है। ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि इसने समय की हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। लेकिन आइंस्टाइन यहाँ रुकने वाले नहीं थे। अब बारी थी उनके सबसे बड़े मास्टरपीस की, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ने प्रकाश और गति की गुत्थी तो सुलझा दी थी, लेकिन इसमें अभी भी एक बहुत बड़ा खालीपन था। वो ये कि इसमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का कोई जिक्र नहीं था। न्यूटन ये तो बता गए थे कि गुरुत्वाकर्षण दो चीजों को खींचता है, लेकिन ये बल असल में काम कैसे करता है खाली अंतरिक्ष में, ये किसी को नहीं पता था। इस समस्या को हल करने के लिए आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। जरा एक ऐसे लचीले पर्दे या ट्रैम्पोलिन की कल्पना करें जिसमें 3 दिशाएं स्पेस की हैं और चौथी दिशा समय की है। ये सभी एक साथ मिलकर एक बुना हुआ लचीला ताना बाना बनाते हैं। अंतरिक्ष कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि ये खुद एक ऐसा माध्यम है जो मुड़ सकता है, सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। इसी कमाल के विचार ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। इस सिद्धांत ने 200 साल पुरानी न्यूटन की बात को जड़ से उखाड़ फेंका। गुरुत्वाकर्षण कोई ऐसा बल नहीं है जो दो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण वास्तव में इसी स्पेस टाइम फैब्रिक के मुड़ने का परिणाम है। ब्रह्मांड की कोई भी भारी वस्तु इस ताने बाने में एक प्रकार का गड्ढा या झुकाव पैदा कर देती है, और इसी झुकाव को हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जोड़कर देखते हैं। पहला कदम, सूर्य जैसा कोई भी भारी पिंड इस स्पेस टाइम फैब्रिक में एक बहुत गहरा गड्ढा बनाता है। दूसरा कदम, पृथ्वी जैसे छोटे ग्रह जब इसके पास से गुजरते हैं तो वे असल में खिंच नहीं रहे होते, बल्कि वे इसी घुमावदार गड्ढे के किनारे किनारे गोल गोल गिर रहे होते हैं, और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। और तीसरा कदम, जब प्रकाश इस घुमाव के करीब से गुजरता है तो उसे मुड़े हुए रास्ते के कारण ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और क्योंकि प्रकाश की गति स्थिर है, इसलिए वहां समय अपने आप धीमा हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण, समय और प्रकाश सब आपस में शानदार तरीके से जुड़ गए। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है। तो क्या इस थियरी का कोई ठोस सबूत था? विज्ञान में सिर्फ सुंदर गणितीय समीकरण काफी नहीं होते। थ्योरी को साबित करने के लिए ठोस और अकाट्य प्रमाण चाहिए होते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के 2 बेहद शानदार प्रमाण सामने आए। पहला था बुध ग्रह की कक्षा। न्यूटन के नियम ये नहीं बता पा रहे थे कि बुध ग्रह का ऑर्बिट हर 100 साल में क्यों थोड़ा सा खिसक जाता है, लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपने नए समीकरण वहां लगाए तो परिणाम बिल्कुल 100% सटीक निकले। और फिर साल 1919 में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आर्थर एडिंगटन नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि सूर्य के पीछे स्थित तारों की रोशनी सूर्य के पास से गुजरते हुए सच में मुड़ रही थी। सूर्य ने स्पेस टाइम को मोड़ दिया था। इन 2 वास्तविक प्रमाणों ने आइंस्टाइन को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। तो क्या न्यूटन पूरी तरह गलत थे? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि न्यूटन का दायरा सीमित था और आइंस्टाइन ने उस दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे न्यूटन सीमित थे, वैसे ही आइंस्टाइन के ये शानदार सिद्धांत भी सीमित हैं। आज भी इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो सुलझाई नहीं जा सकी हैं। जैसे आइंस्टाइन का गणित हमें ये नहीं बता सकता कि बिग बैंग से ठीक पहले क्या था। ये सिद्धांत किसी ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में जाकर पूरी तरह टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये अत्यंत सूक्ष्म क्वांटम स्तर पर काम ही नहीं करता।
क्वांटम दुनिया में जहां कण अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, ये आइंस्टाइन की सापेक्षता समझाने में पूरी तरह विफल रहती है। बहुत बड़े ब्रह्मांड और अत्यंत सूक्ष्म क्वांटम ब्रह्मांड के नियम आपस में जुड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। और यहीं पर हमारी आज की चर्चा एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक का ये सफर हमें साफ साफ बताता है कि इंसानी दिमाग किसी भी सीमा को पार कर सकता है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्वांटम स्तर पर गुरुत्वाकर्षण की इस सबसे बड़ी पहेली को अब कौन सुलझाएगा? शायद आने वाले कल का कोई 16 साल का बच्चा जो आज एक नया और अजीब व गरीब सवाल पूछने की हिम्मत जुटा रहा हो। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सवालों पर जरूर विचार करें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।